नमस्कार. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ अंतर्गत बीकॉम थर्ड सेम के लिए जो विषय जो रखा गया हुआ है वो है व्यापारिक संनिमय. एक विषय है, उसमें 6 विषयों में से एक विषय वो भी है. जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा की ओर से मैं डॉक्टर सचिदानंद अर्जुन गरे व्यापारिक संनिमय इस विषय के बारे में आपको यूनिट वाइज के हिसाब से कौन से चैप्टर्स वहाँ पे इंक्लूड किए गए हुए हैं वो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ. यूनिट वन में पहला जो चैप्टर जो है उसमें आपको व्यापारिक संनिमय पढ़ना है. व्यापारिक संनिमय पढ़ना है. यूनिट 1 में सेकेंड चैप्टर जो है वो है भारतीय अनुबंध. भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872. इसको इंग्लिश में ये कहा जाता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या रहेगा, किस प्रकार से रहेगा, उसके अंतर्गत में भारत में कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, करार के बारे में, अनुबंध के बारे में किस प्रकार से नियम जो बने हुए हैं इसको आपको परिचय के साथ में हमको इसकी पढ़ाई भी करना है. ये हो गया यूनिट 1. यूनिट 2 में यूनिट 2 में हमको पढ़ना है वस्तु विक्रय अधिनियम. वस्तु विक्रय अधिनियम 1930. वस्तु विक्रय अधिनियम में हमको पढ़ना है कि जो भी कोई विक्रय जो रहेगा व्यवसायिक में, जो भी कोई बिक्री रहेगी, बेचा जाएगा माल, खरीदा जाएगा, उसके लिए क्या निर्बंध लगाए हुए हैं, किस प्रकार से हमको अपने लॉ के अंतर्गत में, संनिमय के अंतर्गत में, कायदे के अंतर्गत में किस प्रकार से किसी को, ग्राहक को किस प्रकार से सेव किया है, व्यापारी को किस प्रकार से सेव किया है, व्यापारी के ऊपर में क्या अनुबंध लगाए हुए हैं, वो सारी की सारी चीजें अपने को ये वस्तु विक्रय अधिनियम में सीखना है. उसके बाद में यूनिट 2 में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, भारतीय साझेदारी अधिनियम. भारतीय साझेदारी अधिनियम में हमको ये सीखना है कि पार्टनर किस प्रकार से रहेगा, उसके विशिष्ट क्या रहेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे. उसके साथ साथ में हमको ये भी देखना है कि कौन पार्टनर बन सकता है, कौन पार्टनर नहीं बन सकता है, किस प्रकार से पार्टनर रहेगा, फिर उसके कारण क्या रहेंगे, उसके उद्देश्य क्या रहेंगे, उसका कार्य क्या रहेगा. ये सारे के सारे भारतीय साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत में हमको सीखना है. उसके बाद में यूनिट 3 में हमको सीखना है विनिमय साध्य अधिनियम. विनिमय साध्य अधिनियम 1881. इसको ये भी कहा जाता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. बैंक्स में जो व्यवहार हो गए, व्यक्ति जो बैंक के माध्यम से जो व्यवहार करेगा, जिसमें रहेगा विनिमय साध्य लेख पत्र, अभिप्राय का किस प्रकार से उसका उपयोग होगा, प्रतिज्ञा पत्र रहेंगे, उसमें विनिमय पत्र रहेंगे, और ये सब बैंक से क्या देय होगा, इसके बारे में हमको विनिमय साध्य अधिनियम 1881 में सीखना है. उसके बाद में यूनिट 3 में मनी लैंडिंग प्रतिबंध अधिनियम 2002. मनी लैंड्रिंग प्रतिबंध अधिनियम 2002. हाँ, इसमें हमको ये देखना है कि मनी
जो पैसा जो होता है, पैसा का उपयोग जो हुआ है वो सही मायने से पैसे का उपयोग हुआ है या नहीं हुआ है, क्या कालाबाजारी से पैसा मार्केट में आया हुआ है या फिर उसके लिए क्या ऑफिशियल चीजें हुई है, ये सारी की सारी मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंध अधिनियम में हमको सीखना है। उसके बाद में यूनिट 4 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1886 द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कि उपभोक्ताओं को व्यापार में बाजार में क्या संरक्षण दिया हुआ है उसके बारे में हमको सारी की सारी जानकारी इसमें हमको पढ़ना है। उसके बाद में हमको यूनिट 4 में माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम 2000 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कि सब क्या चीजें हो रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत में हमको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बाजार में किस प्रकार से ये रहेगा, ये सारी की सारी जानकारी हमको माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम में हमको पढ़ना है। उसके बाद में आखिरी का यूनिट 4 में हमको साइबर लॉ या साइबर कायदा या साइबर अधिनियम हम जिसको बोलेंगे साइबर अधिनियम हमको पढ़ना है। साइबर अधिनियम क्यों पढ़ना है, क्योंकि जो बुने हो गए उसके लिए कायदा क्या रहेगा, भारत में उसका कायदा क्या रहेगा, ये नया है। क्योंकि अभी कंप्यूटर्स युग में हमको सबसे ज्यादा अफेक्शन से आता है कि साइबर जो कायदा जो बना है, अधिनियम जो बना हुआ है, उसमें जो कोई गुनहगारी वृत्ति जो होती है, गुनहगारी वृत्ति में हमको क्या करना है, गुनहगारी वृत्ति ना हो उसके लिए हम क्या प्रिवेंट करेंगे, इसके लिए हमको इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। फिर बाद में यूनिवर्सिटी ने जो पेपर पैटर्न्स जो रखा हुआ है, यूनिवर्सिटी पेपर पैटर्न्स जो रखा हुआ है वो कैसा किया है उन्होंने कि यूनिट 1 में व्यापारिक संनियमन और भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 ये दो को मिला के प्रश्न ए बी, क्वेश्चन नंबर 1 ए बी और सी। क्वेश्चन नंबर 1 ए 8 मार्क का रहेगा, बी 8 मार्क का रहेगा और सी जो रहेगा ये 16 मार्क का रहेगा। ये तीनों भी प्रश्न जो आएंगे वो यूनिट 1 से आएंगे। यूनिट 2 में वस्तु विक्रय अधिनियम 1930, भारतीय साहित्य अधिनियम 1932 ये यूनिट 2 में रहेगा और वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी उसी प्रकार से रहेगा, ए बी और सी। ए 8 मार्क का रहेगा, बी 8 मार्क का रहेगा और सी ये 16 मार्क का रहेगा। यूनिट 3 से क्वेश्चन नंबर 3 का प्रश्न पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन थर्ड ए यूनिट 3 से पूछा जाएगा, 8 मार्क का रहेगा। बी यूनिट 3 से पूछा जाएगा, 8 मार्क का रहेगा और उसको भी सी रहेगा, वो 16 मार्क का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 चौथी यूनिट से पूछा जाएगा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, साइबर अधिनियम, इसमें से प्रश्न पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ए 8 मार्क के लिए रहेगा, बी 8 मार्क के लिए रहेगा और उस अथवा सी जो रहेगा वो 16 मार्क के लिए रहेगा। ये क्वेश्चन 4 में आपको यूनिट 4 में से ही पूछा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट 1 से एक प्रश्न, यूनिट 2 से एक प्रश्न, यूनिट 3 से एक प्रश्न, यूनिट 4 से एक प्रश्न, ये 4 प्रश्न हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 4 बिट्स में बांटा गया है, 4 मार्क्स का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 ए ये यूनिट 1 से पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर बी ये यूनिट 2 से पूछा जाएगा, प्रश्न नंबर 3 सी जिसको हम बोलेंगे क्वेश्चन 5 सी यूनिट 3 से पूछा जाएगा और क्वेश्चन नंबर 4 डी ये यूनिट 4 से पूछा जाएगा। इस प्रकार से ये चारों की यूनिट 80 मार्क के लिए रहेंगे और 20 मार्क आपके प्रैक्टिकल में रहेगा, ओरल में रहेगा। हाँ, इस प्रकार से बीकॉम 3rd सेम के लिए व्यापारिक संनियमन ये जो दिया हुआ है लॉ के बारे में हमको जानकारी होना चाहिए करके ये हमको सिलेबस में इस प्रकार से रखा हुआ है। हर यूनिट ये 20 मार्क्स के लिए है। यूनिट 1 ये 20 मार्क के लिए है, यूनिट सेकेंड 2 ये 20 मार्क के लिए है, यूनिट 3 ये 20 मार्क के लिए है और यूनिट 4 ये भी 20 मार्क के लिए है। टोटल 80 मार्क का पेपर रहेगा। ओके, थैंक यू।